सोचिए आप अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहे हो, सब नॉर्मल है और अचानक बिना आपको बताए आपको कुछ पिलाया जाता है, एक ऐसा केमिकल ड्रग जो आपके दिमाग का कंट्रोल ले लेती है। आप हेलुसिनेट करते हो, आपका प्रेजेंट पास सब एक इल्यूजन बन जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात, ये सब कोई टेररिस्ट ग्रुप या क्रिमिनल नहीं कर रहा है, ये कर रहा है एक देश का इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। नाम था उस प्रोजेक्ट का MK अल्ट्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया गया और क्या रीजंस थे। कोल्ड वॉर के शुरुआती दौर में अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी और वहां की जनता में डर फैल गया कि वियतनाम वॉर में जो अमेरिकन सोल्जर्स थे, जिनको वॉर के टाइम बंदी बना लिया गया था, उन सोल्जर्स का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, यानी उनकी आइडियोलॉजी को ब्रेन वॉश के जरिए कम्युनिस्ट बनाया जा रहा है। और इसका दावा 10 अप्रैल 1953 में उस वक्त के CIA डायरेक्टर एलन ड्यूल्स ने किया था। उन्होंने अपने स्पीच में आके ये भी कहा कि हम वेस्टर्न कंट्रीज इस ब्रेन वॉरफेयर में पिछड़ रहे हैं। इस डर के माहौल में CIA ने एक नया सीक्रेट प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी दी। अपने स्पीच के 3 दिन बाद CIA डायरेक्टर एलन ड्यूल्स ने MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट को पास करने की मंजूरी दी। MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट का मेन पर्पस था ऐसे ड्रग्स और तरीके जिससे इंसानों के दिमाग को कंट्रोल किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसा ड्रग्स बनाने की कोशिश की गई जिससे इंसान सच बोलने लगे और फिर उस ड्रग्स का यूज सोवियत स्पाई से पूछताछ के दौरान यूज किया जाएगा। साथ ही दिमाग को कंट्रोल करने के हर तरह के तरीकों की भी तलाश की गई। असल में करोड़ों डॉलर खर्च करके अलग अलग तरह की दवाइयों और तरीकों पर छोटे छोटे प्रयोग किए गए ताकि अमेरिका की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा को CIA के टेक्निकल स्पेशलिस्ट और कॉन्ट्रैक्ट पे बुलाए गए रिसर्चर्स के साथ मिलकर चलाया गया था। असल में इसे CIA का टेक्निकल सर्विसेज स्टाफ नाम की एजेंसी ने संभाला और इसमें कुछ खास लोग भी शामिल थे, जैसे एलन ड्यूल्स जो उस वक्त के CIA के डायरेक्टर थे, जैसा कि अभी मैंने बताया था, उन्होंने इस प्रोजेक्ट की मंजूरी दी। फिर थे डॉक्टर सिडनी गॉटलिब जो TSS में एक केमिस्ट थे। TSS वही CIA की जो एजेंसी थी टेक्निकल सर्विसेज स्टाफ की, तो उसके ये मेन केमिस्ट थे और इस प्रोजेक्ट के मेन चीफ भी थे। अक्सर इन्हें CIA का पॉइजनर भी कहा जाता है। फिर थे रिचर्ड हेल्म्स, ये काफ़ी टाइम तक CIA के ऑफिसर रह चुके हैं और इनको 1973 में MK अल्ट्रा से जुड़े सभी एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया गया था ताकि इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी सच्चाई है उसे छुपाया जा सके। और फिर थे डॉक्टर डोनाल्ड इवन कैमरन, ये कनाडा के मैगिल यूनिवर्सिटी में साइकियाट्रिस्ट थे। इनको साइकिक ड्राइविंग नाम की तकनीक पर काम करने के लिए हायर किया गया था, जिसमें लोगों को ड्रग्स देकर बेहोश किया जाता था और उनके दिमाग पर कंट्रोल करने की कोशिश होती थी। इस प्रोजेक्ट में लार्ज नंबर में साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और इंटरटेनर्स भी शामिल थे, जैसे अमेरिकन मजिशियन जॉन मलहोलैंड। मलहोलैंड ने CIA के लिए लिखा एक मैनुअल द आर्ट ऑफ डिसेप्शन। इसमें दिखाया गया कैसे एजेंट्स बिना दिखाए पिल्स ग्लास में गिरा सकते हैं, सीक्रेट नोट्स मैच बॉक्स में चिपका सकते हैं और इवन मुंह से एक नॉर्मल बंदा स्टेज इल्यूशन क्रिएट कर सकता है। MK अल्ट्रा के तहत सैकड़ों छोटे प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, जेलों और प्राइवेट लैब्स में चलाए गए थे। MK अल्ट्रा में बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिनमें से कई अनएथिकल थे, जैसे जिन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे उनको बिना बताए LSD देना, यानी अपने ही नागरिकों के खिलाफ एक तरह का केमिकल हमला। CIA ने LSD, मैस्कलिन, साइलोसाइबिन, बार्बिटूरेट्स, एम्फेटामिन्स और दूसरी ड्रग्स का प्रयोग कई तरह के लोगों पर किया। जिन लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए उनमें कॉलेज स्टूडेंट्स जो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में अनअवेयर थे, मेंटल पेशेंट्स, CIA के अपने एजेंट्स और अपराधी तक शामिल थे, जैसे एक नोटोरियस सीरियल किलर चार्ल्स वाइटी बल्गर, जिसने दावा किया था कि उसे भी LSD का इंजेक्शन दिया गया था। इन एक्सपेरिमेंट्स में सबसे नोटोरियस था ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स, जो 1954 से 1963 तक सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क सिटी में चलाया गया। जॉर्ज H. वाइट जो कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के एजेंट थे, उनके अंडर में CIA ने सैन फ्रांसिस्को में एल शेप्ड अपार्टमेंट्स में ये प्रोजेक्ट कंडक्ट किया था, जहां रिकॉर्डिंग मशीन्स, टू वे मिरर्स होते थे। टू वे मिरर्स मतलब जो एक तरफ से ट्रांसपेरेंट होता है और दूसरे तरफ से रिफ्लेक्टिव होता है, मतलब सामने वाले को एक नॉर्मल मिरर की तरह लगेगा, लेकिन दूसरी साइड से वो एक विंडो की तरह होता है जहां से लोग अंदर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से उन्हें कोई नहीं देख सकता। जैसे पुलिस वाले जब किसी से सवाल करते हैं और दूसरे रूम में लोग उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो उनके बीच यही मिरर लगा होता है। तो होता क्या था कि इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए सेक्स वर्कर्स को रिक्रूट किया गया और उनका काम ये था कि वो बार्स और क्लब्स में जाकर कुछ क्लाइंट्स, यानी जो लोग होते थे, उनको फुसलाकर, क्योंकि भाई सब थोड़े बहुत नशे में होते ही थे, तो उनको इन्हीं अपार्टमेंट्स में लाया जाता था और इन क्लाइंट्स को बिना बताए LSD दिया जाता था और फिर उन पर एक्सपेरिमेंट्स होते थे। और इस काम के लिए CIA ने प्रोस्टिट्यूट्स को $100 दिया जाता था और जब ये एक्सपेरिमेंट्स होते थे तो अपार्टमेंट्स में इन्हीं टू वे मिरर्स के थ्रू जो साइंटिस्ट होते थे वो देख रहे होते थे
इस एक्सपेरिमेंट का गोल ये था कि क्या एलएसडी और सेक्स का यूज करके लोगों से, यानी जो एनिमीज होंगे, उनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है। जर्नलिस्ट टॉम ओनील्स ने इसे साइकेडेलिक हनीपॉट एक्सपेरिमेंट, यानी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां नशा और सेक्स के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। एमके अल्ट्रा के एक्सपेरिमेंट सिर्फ एलएसडी तक ही सीमित नहीं थे, जिसके थ्रू लोगों को साइकोलॉजिकल टॉर्चर किया जा सके। इसका मकसद था इंसान के पुराने सोचने समझने के तरीकों को पूरी तरह खत्म कर देना, ताकि उसके दिमाग को दोबारा से नया प्रोग्राम दिया जा सके। इसलिए साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोकॉन्वल्सिव थेरेपी, यानी बिजली के झटकों वाला इलाज का इस्तेमाल किया। लेकिन इलाज में जितनी बिजली दी जाती है उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर झटके दिए गए। इस प्रोसेस को रिसर्चर्स ने डीप पैटर्निंग कहा, यानी दिमाग के पुराने पैटर्न को मिटाना। इस एक्सपेरिमेंट को कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित एलन मेमोरियल इंस्टीट्यूट में कंडक्ट किया गया, जहां डॉक्टर डोनाल्ड इवन कैमरून के एडमिनिस्ट्रेशन में पेशेंट्स पर काफ़ी इंटेंसिटी से शॉक ट्रीटमेंट दिए जाते थे। सामान्य तौर पर जितनी पावर से थेरेपी दी जाती है, कैमरून ने उससे 30 से 40 गुना ज़्यादा ताकत के झटके दिए। वह इसे पेज रसल शॉक ट्रीटमेंट कहता था, जो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली थेरेपी से 40 से 75 गुना ज़्यादा तेज थी। सेंसरी डिप्राइवेशन भी एक एमके अल्ट्रा का क्रूशल कंपोनेंट था, और ये रिसर्च भी कनाडा की मैगिल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर डोनाल्ड हेब द्वारा किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट को सीआईए के ऑफिसर्स ने देखा, जिनमें स्टूडेंट्स वॉलंटियर्स को अलग करके रखा गया था और उनके आंखों में ट्रांसलूसेंट गॉगल्स लगाया गया, हाथों को बांधा गया और उन्हें लगातार बजिंग साउंड सुनाई जाती थी। ये देखकर सीआईए अधिकारी इन टेक्निक्स को पूछताछ के तरीकों में इस्तेमाल करने में इंटरेस्ट लेने लगे। इसी तरह एक और टेक्निक थी हिप्नोसिस की। एमके अल्ट्रा के डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि सीआईए हिप्नोसिस की टेक्निक मन को कंट्रोल करने और मेमोरी मैनिपुलेशन के लिए इस पर काफ़ी रिसर्च किया गया। इस प्रोग्राम का इंटरेस्ट हिप्नोटिज्म में इतना था कि इस पर जांच की गई कि क्या एक पर्सन को उसके इच्छा के अगेंस्ट काम करवाए जा सकते हैं, जैसे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, यानी किसी को जान से मरवाना। एमके अल्ट्रा के पहले प्रोजेक्ट आर्टिचोक में खास तौर पर यह पता लगाया गया कि क्या किसी पर्सन को जबरदस्ती किसी को असैसिनेट करने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके लिए ड्रग्स, हिप्नोसिस और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया। एमके अल्ट्रा बेसिकली सोसाइटी के उन लोगों को सब्जेक्ट बनाया गया जो वल्नरेबल थे, जैसे मेंटल पेशेंट्स, प्रिजनर्स, ड्रग एडिक्ट्स और चिल्ड्रन। और ये लोग ना तो रेजिस्ट कर सकते थे और ना तो उनके साथ हो रहे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कंप्लेन कर सकते थे। इन सभी में सबसे ज़्यादा जिन पर एक्सपेरिमेंट्स हुए वो थे चिल्ड्रन। न्यूयॉर्क के बेलव्यू हॉस्पिटल में चाइल्ड न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट डॉक्टर लॉरेटा बेंडर ने बच्चों पर बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक शॉक के ट्रीटमेंट्स किए। इनमें कुछ बच्चे केवल 3 साल के ही थे। हालांकि बेंडर ने पब्लिकली क्लेम किया कि रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से बच्चों की हालत और ख़राब कर देते थे। शायद एमके अल्ट्रा के सिस्टमैटिक अब्यूज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमेरिका के केंटकी स्टेट की लेक्सिंगटन जेल में बने एडिक्शन रिसर्च सेंटर में देखने को मिली, जहां डॉक्टर हैरिस इजबेल ने इस प्रोग्राम के सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए थे। हैरिस इजबेल ने 7 अफ्रीकन अमेरिकन प्रिजनर्स को कॉन्टिन्यूसली 77 दिन तक एलएसडी दिया। ये प्रिजनर्स पहले से ही जेल में बंद रहने के कारण और नशे के एडिक्शन की वजह से ऑलरेडी कमज़ोर हो चुके थे। उन्हें लगातार 2 महीनों से ज़्यादा समय तक एक्सपेरिमेंट का शिकार होना पड़ा, जिससे उनकी हालत और भी ख़राब हो गई। जैसा कि मैंने बताया था कि एमके अल्ट्रा प्रोजेक्ट में जिन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उनके कंसेंट के बिना हुए थे, और साथ ही साथ जब ये पता चला कि इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से कुछ लोगों की जान भी गई, जैसे फ्रैंक ओल्सन, जो कि यूएस आर्मी के एक बायोकेमिस्ट थे और बायोलॉजिकल वॉरफेयर साइंटिस्ट भी थे। नवंबर 1953 में एक मीटिंग के दौरान सीआईए और यूएस आर्मी के बीच ओल्सन को चुपचाप एलएसडी दी गई। यह काम सीआईए के एमके अल्ट्रा माइंड कंट्रोल प्रोग्राम के प्रमुख सिडनी गॉटलेब ने किया। दवा देने के बाद ओल्सन को साइकोलॉजिकल समस्याएं होने लगी, वह घबराए हुए रहने लगे और अपनी नौकरी छोड़ने की बात करने लगे। 9 दिन बाद न्यूयॉर्क सिटी के एक होटल की 10th फ्लोर की खिड़की से गिरने के कारण उनकी रहस्यमय मौत हो गई। अमेरिकी सरकार ने शुरुआत में कहा था कि ये एक सुसाइड थी, लेकिन 1970 के दशक में जब ये प्रोजेक्ट सामने आया तब जांच में शक जताया गया। ओल्सन के परिवार और कई रिसर्चर्स को शक है कि उसकी मौत एक साजिश थी। ओल्सन की मौत एमके अल्ट्रा से जुड़ी सबसे इनफेमस इंसिडेंट्स में से एक बन गई, जिसने दिखाया कि सीआईए किस तरह बिना इजाजत लोगों पर दिमाग पर असर डालने वाले खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी।
और जैसे ही इन सब एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ, वैसे ही जनवरी 1973 में CIA के डायरेक्शन पर डॉक्टर सिडनी गॉटलेब ने MK अल्ट्रा से जुड़ी हुई सारी एक्सपेरिमेंट्स की फाइल्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया ताकि एक भी एविडेंस बचा ना रहे। फिर 1975 में US सेनेट की चर्च कमेटी ने, जिसे ऑफिशियली सीनेट सिलेक्ट कमेटी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, तो इस कमेटी की बैठक में पहली बार पब्लिकली रूप से MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट के एग्जिस्टेंस और उसमें हुई एब्यूसेस का खुलासा किया। इस दौरान गवाहियों और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को भी सामने लाया गया, जिससे इस प्रोग्राम की पूरी सच्चाई लोगों के सामने आई। तो यह था MK अल्ट्रा का सच, कैसे कोल्ड वॉर के दौरान US और रसिया, जो सोवियत यूनियन था उसको, लगे हुए थे कि सुपर पावर की रेस में हम ही जीते। उसके लिए चाहे कोई भी एक्सपेरिमेंट्स हो, हम करने को तैयार हैं, भाड़ में जाए ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड ऑल। वैसे इस एक्सपेरिमेंट में और भी कई इंसिडेंट हुए हैं लोगों के साथ, उसे आप कई आर्टिकल्स के थ्रू जान सकते हैं। मैंने इस एक्सपेरिमेंट को और इसके कुछ मेजर इंसिडेंट को इस वीडियो में बताया है, और कहीं अगर कुछ गलतियां हो तो सॉरी इन एडवांस। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।